गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपका सोशल साइंस का पेपर कंप्लीट हो चुका है। आई होप सब लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। पेपर के सॉल्यूशंस बन चुके हैं। पेपर का अगर अपन लेवल देखें तो मॉडरेट रहा। कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे ज़रूर थे जो आपको लगे होंगे कि ये कहीं ना कहीं हमारे को कंफ्यूज कर रहे हैं, बट ठीक है। पेपर ओवरऑल अगर अपन देखें तो कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो हम अगर हमने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, जो कि हमने पढ़ी है, तो हम बहुत अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैं पोर्शन ठीक था, सिंपल था। केस बेस्ड स्टडी जो थी वो भी सिंपल थी। ओवरऑल अगर देखें तो पेपर का लेवल मैं कह सकता हूँ कि मॉडरेट रहा है। बाकी आइए अब आगे सॉल्यूशंस चालू करते हैं। एक बार मैं अपने टीम से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ आपको। मेरे को तो आप जानते ही हैं, अजय सर, वरुणी मैम है यहाँ पे। देन हमारे पास नीरज सर हैं, देन गिरधर सर हैं और प्रदीप सर हैं। ठीक है, करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। मैं नीरज सर को इनवाइट करता हूँ। सर, एक बार हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं पार्ट ए और बी लूँगा। पार्ट ए आप ऑलरेडी जानते हो कि एमसीक्यू बेस्ड, और पार्ट बी वेरी शॉर्ट टाइप। एमसीक्यू हम लोग जानते हैं कि 20 एमसीक्यूज जो हैं उनमें ही 20 मार्क्स लाना एक मेन इंपॉर्टेंस होती है, या थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे भी सरी जो शायद आपको लगे होंगे कि हार्ड है, और अगर आप एलिमिनेट के थ्रू देखोगे, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करोगे, तो शायद आप आंसर तक पहुंच पाओगे। चलो हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप सब भी वेट कर रहे होगे आंसर्स के लिए। ये तो इंस्ट्रक्शंस हैं। हमको पता है 37 क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो मैप वर्क के होंगे, 2 मार्क्स हिस्ट्री और 3 मार्क्स ज्योग्राफी। उससे पहले केस बेस्ड क्वेश्चन। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है हमारा, रीड द फॉलोइंग फैक्ट्स रिलेटेड टू नेपोलियनिक कोड केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला गिवन है यहाँ पे, अबॉलिशन ऑफ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। देन वी हैव एस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी बिफोर लॉ। हम लोगों ने नेपोलियनिक कोड पढ़ा है 1804, जिसको हम लोग सिविल कोड के नाम से भी जानते हैं, और सिक्योरिंग राइट्स टू प्रॉपर्टी। देन वी हैव इम्पोजिंग मैनोरियल ड्यूज ऑन द पीजेंट्स। ये हमको पता है कि जो मैनोरियल ड्यूज थे, या जो मैनर हुआ करते थे, जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, उनके ऊपर से ये पीजेंट्स के ऊपर से मैनोरियल ड्यूज एक्चुअली हटाए थे, तो इम्पोज नहीं किए थे। तो यही एक ऑप्शन है जो एक्चुअली सही नहीं है। बाकी तीनों, अबॉलिशन ऑफ प्रिविलेजेस और बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टैब्लिशिंग इक्वलिटी बिफोर लॉ और सिक्योरिटिंग प्रॉपर्टी राइट्स, ये तीनों ठीक हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे ठीक है, ये हमको मिलेंगे ए वाले में। देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। देन वी हैव, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट वी वर कॉटन एंड शुगर प्राइमरली एक्सपोर्टेड from America in 18th century? From which of the following market were cotton and sugar primarily exported from America in the 18th century? अमेरिका से जो एक्सपोर्ट हुआ करता था वो मेनली कौन से रीजन के लिए रहा है, कौन से मार्केट के लिए? अमेरिकन मार्केट के लिए ही, एशियन मार्केट के लिए, यूरोपियन मार्केट के लिए, या ऑस्ट्रेलियन मार्केट के लिए? हमको पता है कि जो अमेरिका है, या जो नॉर्थ अमेरिका है, और साउथ में जो साउथ अमेरिका है, इसके बीच में कई सारी कॉलोनीज थी जिनको हम लोग कैरेबियन आइलैंड भी बोलते हैं, और ये पोजीशन में थे किसके? यूरोप के। और यूरोप की जो भी नीड थी, इंडस्ट्रियल नीड थी, या वो फ्लरिश कर रहा था, उसकी इंडस्ट्रीज थी, शुगर हो गया, कॉटन हो गया, इंडिगो हो गया, उन सब की सप्लाईज उसको मिली थी कहाँ से? अमेरिकन मार्केट से। ठीक है, या अमेरिका की जो कॉलोनीज है वहाँ से। और यूरोप इसका सही आंसर होगा। यूरोपियन मार्केट के लिए वो लोग पूरा कर रहे थे, या अमेरिका को यूज कर रहे थे। हमने देखा भी सर कि अमेरिका को कैसे कॉलोनाइज करा, और अलग अलग कॉलोनीज यूरोप, अमेरिका गए, या अमेरिका की जो लैंड थी एक एलियन लैंड हुआ करती थी, किसी के कंट्रोल में नहीं थी, पर जब उनकी पोजीशन में आई तो उनने, यूरोप ने अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज करा, क्योंकि यूरोप में पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो गई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी सबसे पहले हुआ था, तो उनकी जो नीड्स है वो बढ़ गई थी। देन मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In the early years of 19th century, the production of which of the following food items brought a fundamental change in the lives of the poor people in the Europe? अब एक ही एग्जाम्पल पढ़ा है, क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता है, हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, बहुत थोड़ा सा ही स्टार्टिंग पार्ट है, बस वही है जो सिलेबस में रहा है, बाकी पूरा सीबीएसई ने काट दिया है लास्ट वाला पार्ट। तो इसका पोटैटो आयरिश फेमाइन हम लोगों ने पढ़ा भी है, और उसके कारण वहाँ पे मिलियंस एंड मिलियंस लोगों की डेथ हुई
जब पोटैटो क्रॉप वहाँ पे फेल हो गई तो हमको पता है ये क्रॉप का नाम है पोटैटो, ठीक है। पोटैटो हमको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पोटैटो जब इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके कारण लोगों को एक न्यूट्रिशनल फूड, एक चीपर फूड मिलने लगा, और जो आयरलैंड के लोग थे वो बहुत ज़्यादा पोटैटो के ऊपर डिपेंड हो गए। पर जब क्रॉप फेल हुई तो उसके कारण वहाँ पे कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हुई, एपिडेमिक भी स्प्रेड हुआ। देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। देन वी हैव आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द स्लो ग्रोथ ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। अब ये हमको पता है कि प्रिंट कल्चर का में से है, और ऑप्शन जो हमारे सामने है, आई होप मेरे को क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा सबको। आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द स्लो ग्रोथ ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। एक तो 18th सेंचुरी हमको पता है 1701 से लेके 1800। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस है इसकी ग्रोथ स्लो क्यों है? अब ये भी थोड़ा सा हम लोग बोल सकते हैं कि हार्ड क्वेश्चन है, ये आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, थॉरली पढ़ा है, तब हम लोग आंसर कर पाएंगे। 2-3 ऑप्शंस हैं, शायद आप देख के इसमें कंफ्यूज होगे। जैसे है पहला वाला, रिस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द रीजनल प्रेस। अब हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में, जो बेस था किसके ऊपर? आयरिश प्रेस एक्ट के ऊपर। पर ये सब बाद में हुआ था, हम लोग बात कर रहे हैं 18th सेंचुरी की, ये सब चीजें बाद में हुई, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। देन हम लोग बोल रहे हैं वो सब हुआ था 1878 में, ठीक है, वो 19th सेंचुरी होगी, तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। देन वी कम ऑन टू नेक्स्ट वन। इंग्लिश प्रेस वर्कड ऑन कमर्शियल पर्सपेक्टिव। इंग्लिश प्रेस जो है वो कमर्शियल पर्सपेक्टिव के लिए काम कर रही है, पैसे कमाने के उद्देश्य से काम कर रही है, रेवेन्यू जनरेट के उद्देश्य से काम कर रही है। ये भी ऐसा कोई चैप्टर में गिवन नहीं है। वी हैव थर्ड वन, दैट इज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द रीजनल प्रेस इन द मार्केट। अच्छा, इसका आंसर आप सी कर लेना, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए लिखा हुआ है पर आंसर इसका सी होगा, इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द रीजनल प्रेस इन द मार्केट। हम लोगों ने पढ़ा कि इनिशियली जो प्रेस यहाँ हमारे यहाँ एस्टैब्लिश हुई इंडिया में, जेसूट प्रीस्ट जो कि एक मिशनरी हुआ करता था, उसने इंट्रोड्यूस करी। कोंकणी, पोर्चुगीज, मलयालम, तमिल, इन लैंग्वेज में वो लिखा करते थे। तो जो यहाँ के लोग हैं वो एक्चुअली वर्नाकुलर लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ रहे हैं या पसंद कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया। देन वी हैव रीजन एंड रैशनैलिटी वर नॉट प्रोमिनेंट प्रेस। इसका आंसर होगा सी, इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द रीजनल प्रेस इन द मार्केट, ठीक है, क्योंकि जो भी प्रेस यहाँ पे एक्चुअली हो रही है वो किसकी नीड को कैटर कर रहा है? जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, उनको। देन मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अच्छा, यहाँ पे एक टेबल गिवन है, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यहाँ पे रीजन का नाम लिखा हुआ है, मिडल ईस्ट। देन वी हैव स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड वर्ल्ड एवरेज। वी हैव रिजर्व्स, थाउजेंड्स और मिलियंस। ये रिजर्व है, कितना रिजर्व हमारे पास में बचा हुआ है अभी इन कंट्रीज में, ये इन रीजन में। और यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ ईयर्स रिजर्व विल लास्ट। उनके जो रिजर्व्स हैं, उनके जो स्टॉक है वो कब तक चलेगा, कब जाके खत्म होगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। रीड द फॉलोइंग पॉसिबल आउटकम्स फ्रॉम द टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन क्रूड ऑयल कंटिन्यूज टू एक्सट्रैक्टेड एट द प्रेजेंट पेस, इट वुड बी एक्सहॉस्टेड इन 50 years. If crude oil continues to be extracted at present pace, it would be exhausted in 50 years. ये तो ठीक लग रही है। देन हम लोग बोल रहे हैं एवरेज तो ऐसा ही है, वर्ल्ड एवरेज 50 के ईयर्स के आसपास आ रहा है। अगर पूरे वर्ल्ड की हम लोग बात करें तो अगर प्रेजेंट जिस रेट से हम लोग उनको कंज्यूम कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं वैसे ही हम लोग करते रहे तो कुछ 50 ईयर्स अप्रॉक्स में वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है, ये तो सही है। देन वी हैव इन द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज इट मे टेक लॉन्गर देन एवरेज ऑफ द वर्ल्ड। अगर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हम लोग देखें, जो एवरेज है वो 50 है, पर मिडिल ईस्ट में 70 है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट वन, टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रूड ऑयल इन फ्यूचर इट्स रीयूज एंड रीसाइकल पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड। अब हम लोग बोल रहे हैं टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रूड ऑयल इन फ्यूचर रीयूज एंड रीसाइकल। क्रूड ऑयल को एक्चुअली हम लोग रीयूज रीसाइकल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, तो एक्चुअली ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट वन, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्रूड ऑयल इज लाइकली टू रन आउट इन जस्ट अबाउट 10 years। अब अगर हम लोग यहाँ पे यूएस में देखें तो ऑलमोस्ट 10.5 है,
वही अबाउट जस्ट अबाउट बोल रहा है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो 1, 2 और 4 ठीक है, और हमारा आंसर होगा 1, 2, 4, दैट इज डी वाला, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट वन, चूज द करेक्टली मैच पेयर। कॉर्बेट नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश नहीं है, उत्तराखंड है, ये हमको पता है। सुंदरबन हमको पता है वेस्ट बंगाल बांग्लादेश। बांधवगढ़ हमको पता है एमपी। मानस असम में, ठीक है। ये तो बहुत ही ईजी है, मेरे ख्याल से देखते ही आपको आ गया होगा। सो डी वाला ठीक है। देन नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। एन आर्टिफिशियल लेक बिल्ड इन द 11th century, दैट मीन्स 10,001 से लेके 1100 तक। फॉर वाटर कंजर्वेशन इज, अब ये 11th सेंचुरी में एक जो आर्टिफिशियल लेक बनाया है वो कौन सा है? सांबर लेक नहीं है, राजस्थान में होता है ये। वुलर लेक ये भी नहीं है। भोपाल लेक यही आंसर है। चिलिका लेक हमको पता है उड़ीसा में, ये भी नहीं है, ठीक है। भोपाल लेक, या जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, भोज तल लेक, ये ग्रेट लेक भी हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। यही सही आंसर है। तो भोपाल लेक सही है। ये हमको पता है कि सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक हुआ करता था उस टाइम का, 11th सेंचुरी का, 10th सेंचुरी के आसपास का, ठीक है। उसके बाद तो कई सारी और भी बनी है। देन वी हैव नेक्स्ट वन, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इजी है। सरदार सरोवर नर्मदा के ऊपर है, ठीक है, गुजरात में, तो इसका थर्ड लगाए थे हम लोग। देन वी हैव सालल हमको पता है जम्मू कश्मीर में। ये जो 4 रिवर्स यहाँ पे लिखी हैं, महानदी, चंबल, नर्मदा, चिनाब, इसमें से चिनाब ही है जो JNK में फ्लो करती है, तो इसका होएगा 4। देन वी हैव गांधी सागर राजस्थान में ही है, और ये है किसके ऊपर, चंबल के ऊपर, सो ये होगा सेकंड। देन वी हैव हीराकुंड है महानदी के ऊपर, तो ये होगा फर्स्ट। सो थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, वो है हमारे पास थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, ठीक है, सी वाला। देन वी हैव नेक्स्ट वन, with the help of following information identify the agriculture crop from the given option. It requires more than 200 centimeter rainfall and a temperature about 25 degrees Celsius. It is mainly used as a raw material in industries. It is primarily a crop in the equatorial region. हमको पता है कि अगर हम हमारी कंट्री की बात करें तो उसका जो बॉटम हाफ पार्ट है वो इक्वेटोरियल रीजन में आता है, और जो नदर्न पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, ठीक है। ये जो तीनों स्टेटमेंट है, मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, ये एक्चुअली हमको पता है कि केरला के आसपास ऐसा होता है, ये नॉर्थ ईस्ट में होता है कि वहां पे हैवी रेनफॉल होता है। देन वी हैव टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज मेनली यूज एज रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज। केरला के कुछ 3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि सारी जो भी इंडस्ट्रीज है जो रबर प्रोड्यूस कर रही हैं वो आपको वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। और कोल्लम हम लोग बोलें, कोड़िकोड हम लोग बोलें, ऐसे कई सारे जो भी हम लोग जानते हैं कि TVS हो गया, या MRF हो गया, ये C8 हो गया, ये जितने भी टायर फैक्ट्रीज है, रबर फैक्ट्रीज हैं, उनके प्लांट या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। देन वी हैव, इट इज प्राइमरली अ क्रॉप ऑफ इक्वेटोरियल रीजन। हाँ, इसको ह्यूमिडिटी चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, और ये आंसर हमारा रबर ही ठीक होगा। कॉटन के लिए हमको पता है ये स्टेटमेंट जो सारी है ये आपको सब NCERT में मिल जाएगी, और रबर इसका आंसर है। कॉटन के लिए आपको पता है ऑलरेडी कीवर्ड्स हम लोग बोलते हैं 210 फ्रोस्ट फ्री डेज, ठीक है। ग्राउंडनट और मस्टर्ड के लिए भी अलग अलग स्टेटमेंट ऐसे गिवन है, ठीक है। सो रबर इसका आंसर है। नेक्स्ट, 2 statements are given below, their assertion and reason. Read both the statement and choose the correct option. Certain minerals may occur as alluvial deposit in sands, valley floor and base of hills. These are usually minerals that are not corroded by water. corroded आप जानते होंगे, erode हम लोग बोले, खराब हमने बोले, rusting हम लोग बोले, corrosion हम लोग बोले, ठीक है, खराब होना वाटर से। Then we have, एक तो पहली स्टेटमेंट सर्टेन मिनरल्स में अकर इन एलुवियल, हमको पता है कि ये 4 टाइप से मिनरल्स अकर करते हैं एलुवियल बेड में, ओशन और सीज के अंदर, सेडिमेंट्री रॉक्स में, और इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में। यहाँ पे एलुवियल का एग्जांपल गिवन है, और ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये दोनों आपको एलुवियल के अंदर, मिनरल्स के अंदर आपको ये स्टेटमेंट मिल जाएगी। ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। सर्टेन मिनरल्स में अकर एज एलुवियल डिपॉजिट इन सैंड्स एंड वैली, कई सारे मिनरल्स हैं जो एलुवियल डिपॉजिट मिलते हैं,
एलुवियल डिपॉजिट मतलब जो रिवर्स हैं उनके बेड्स में, ठीक है, वैलीज के अंदर. फ्लोर एंड बेस, देन वी हैव दीज आर यूजुअली मिनरल्स दैट आर नॉट कोरेड बाय वाटर, ये भी ठीक है. वी हैव बोथ स्टेटमेंट ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. हम लोग बोल रहे हैं जनरली जब भी स्टेटमेंट दो साथ में होती हैं, ठीक है, एक तो ये है कि दोनों स्टेटमेंट ठीक तो हैं, इसका मतलब ए या बी में से होगा, और हम लोग बोल रहे हैं कि अगर आसपास की स्टेटमेंट होता है तो जनरली ये वो सही भी होता है. सो हमारा आंसर ए ही होगा, दोनों ठीक भी हैं और जो रीजन है वो असर्शन को मैच भी कर रहा है, ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है. सो ए आंसर. देन वी हैव नेक्स्ट वन. मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. एटॉमिक पावर प्लांट गिवन है यहाँ पे और स्टेट्स के नाम गिवन है. ककरापारा मेरे ख्याल से देखते ही आपको आ जाएगा. रावत भाटा राजस्थान, ठीक है, फर्स्ट लगा लेते हैं हम लोग पहले. कायगा कर्नाटका सेकंड लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है. तारापुर महाराष्ट्र आपको पता है ये सरी, थर्ड लगा लेते हैं, ठीक है. ककरापारा गुजरात फोर्थ. सो 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 हमको मिलेगा किसमें, सी में. 4 1 2 3 इजिली आ गया होगा अगर आपने एक दो भी इनमें से याद है आपको, जैसे सपोज रावत भाटा याद है, कायगा याद है, तारापुर या ककरापारा में से एक याद है, तो इजिली आपका हो जाएगा. देन वी हैव नेक्स्ट वन. Choose the correct option to fill the blank. The Belgium leaders took a different path than Sri Lanka. They recognizes the existence of regional differences. अभी हमको पता है फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग में से ही आ रहा है. वहां पे हमने दो कंट्रीज के बारे में पढ़ा, एक तो था श्रीलंका और एक था क्या, बेल्जियम. ये बेल्जियम के बारे में बोल रहा है, ये स्टेटमेंट आपको उसमें मिल जाएगी. द बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ. अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम में आपको मिल जाएगा कि 1970 से 1993 के बीच में उनके कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज करा गया. वो क्या करा गया आपको पता है, इससे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर थी रीजनल गवर्नमेंट को दी गई, वो सारा पार्ट ये आपको स्टेटमेंट हमें मिल जाएगी. एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल एंड कल्चरल डिफरेंस, उनके कल्चर में जो डिफरेंस है और रीजन के जो डिफरेंस है, ठीक है. लिंग्विस्टिक भी हम लोग बोल सकते हैं, वो सब भी कल्चर का ही पार्ट होगा, लैंग्वेज का पार्ट. फ्रेंच, डच और जर्मन 3 लैंग्वेज हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, बेल्जियम में हुआ करता था, ठीक है. इसका आंसर सी है, कल्चर डिफरेंस. ये आपको लाइन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी. देन वी हैव नेक्स्ट वन. चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें मैरिज गिवन है, करेंसी, कॉमर्स गिवन है, ठीक है. मैरिज, करेंसी, कॉमर्स. अब ये करेंसी और कॉमर्स तो हमको पता है. अच्छा, 3 लिस्ट हमको आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है. एक तो हम लोग बोले यूनियन लिस्ट, देन वी हैव स्टेट लिस्ट, ठीक है. और ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है. कॉन्करेंट लिस्ट जिसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती है, ठीक है. इसका आंसर होगा डिफेंस, बैंकिंग, एजुकेशन. डिफेंस बैंकिंग है यूनियन लिस्ट में आएगा, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है, ट्रेड स्टेट लिस्ट में आता है, इरिगेशन स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है. तो आंसर है इसका एजुकेशन, फॉरेस्ट और मैरिज. इसके साथ में आपको वहां पे मिलेगा एजुकेशन. हमको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स भी होते हैं या जिनको वो ऑपरेट कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेटेड स्कूल्स भी होते हैं, ठीक है. फॉरेस्ट भी कॉन्करेंट सब्जेक्ट में आता है, फॉरेस्ट भी ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर दोनों गवर्नमेंट मिलकर लॉ बनाते हैं, ठीक है. देन वी हैव मैरिज हो गया, अडॉप्शन हो गया, ठीक है, सक्सेशन हो गया, और साथ में ट्रेड यूनियन भी मेरे ख्याल से यहां पे होएगा. ट्रेड यूनियंस के ऊपर भी कॉन्करेंट लिस्ट ये दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, ठीक है. तो आंसर इसका डी है. देन वी हैव नेक्स्ट वन. Which of the following statement are correct related to the role of political parties in India? Political parties हमने पढ़ा, क्वेश्चन भी इसमें आते हैं सरी, एक एमसीक्यू भी आया है. अब पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ये प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री. पहले ही पेज पे पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन गिवन है, 6 वहां पे फंक्शन गिवन है. हम लोग देखते हैं उन 6 फंक्शन में से कौन कौन से फंक्शन यहाँ पे हमको मिल रहे हैं, इनमें से कौन सा मिल रहा है तो उसको हम लोग करेक्ट मारेंगे. प्ले अ डिसाइसिव रोल, इंपॉर्टेंट रोल. ये तो ठीक है. पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो रोल लॉ मेकिंग में एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं, बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट. मेकिंग डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप इन द कंट्री. अब ये मेकिंग डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप,
हमारे एनसीईआरटी में जो लाइन गिवन है या हमने जो पढ़ा है वो ये है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स को अकोमोडेट करती हैं, उनको हेल्प करना, उनको रिप्रेजेंट करना वो तो ठीक है, पर इंटरेस्ट ग्रुप को क्रिएट करना या बनाना नहीं, ये ठीक नहीं है, तो ये सही नहीं है। देन वी हैव नेक्स्ट वन, प्ले अ रोल फॉर शेपिंग पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री, ये भी ठीक है, गवर्नमेंट क्या लॉ बनाएगी, ये जो लोगों की ओपिनियन है उसको शेप करना वो भी ठीक है। देन वी हैव पुलिंग फॉरवर्ड या पुटिंग फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बिफोर वोटर्स, ये तो उनका काम है ही सही, उनके जो भी पॉलिसीज हैं प्रोग्राम्स है वो वोटर्स के सामने रखना, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ठीक है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ डी वाले में, ठीक है। जो सेकंड स्टेटमेंट में मेकिंग डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप इन द कंट्री, ये उनका काम नहीं है, इंटरेस्ट ग्रुप बनाना नहीं है, उनको संतुष्ट करना, उनकी डिमांड्स को उठाना, ये तो उनका काम है, ठीक है, मेकिंग ठीक नहीं है। Which of the following countries has high human development index score? अच्छा, लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन आया था डेवलपमेंट में से और इस बार भी आया है, लास्ट टाइम भी टेबल में से आया था, इस बार भी आया है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है ऑप्शंस का, पाकिस्तान, म्यांमार, इंडिया, नेपाल। अभी आप अगर टेबल पढ़ोगे तो लास्ट टाइम उसमें सबसे ऊपर हुआ करता था क्या, श्रीलंका, पर हमको पता है कि अभी रिसेंट ईयर में कुछ 2 साल पहले 3 साल पहले वहां पे जो क्राइसिस हुए हैं, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही है अब, उसके कारण उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी खराब हुई है और उनकी जो SDI रैंकिंग है या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रैंक है वो भी नीचे गिरी है, ठीक है। तो इसके बारे में तो खैर गिवन ही नहीं है, श्रीलंका का नाम यहाँ पे, श्रीलंका के बाद इसमें था इंडिया, उसके बाद इसमें था मेरे ख्याल से म्यांमार फिर पाकिस्तान और नेपाल था, तो आंसर तो इंडिया ही ठीक होगा, जस्ट बिकॉज श्रीलंका के जस्ट बाद में अभी इंडिया गिवन था और अभी एनसीईआरटी अपडेट नहीं हुई है, तो अभी भी उसमें श्रीलंका आ रहा है, पर अब जो रिसेंटली आएगी मेरे ख्याल से उसमें टेबल में या एसडीआई रैंक में कुछ चेंजेस होंगे। देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, राखी हैज डन एन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ अ एरिया। अब एक लेडी का एग्जांपल गिवन है यहाँ पे, कुछ केस बेस्ड टाइप गिवन है, एक लेडी है राखी जो इकोनॉमिक सर्वे कर रहे हैं उनकी एरिया में। द सर्वे हैज रिवील्ड दैट पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड बाय डूइंग डिफरेंट जॉब्स। द टेबल प्रिपेयर्ड बाय राखी for this is given below. Study the table carefully and answer the questions that follow. अब राखी ने एक सर्वे किया है उनके एरिया में और कुछ टेबल बनाई है उन्होंने, देखते हैं हम लोग क्या गिवन है। फार्मर्स वर्किंग इन हिज फील्ड, ठीक है, इन हिज फील्ड यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। इन हिज फील्ड मतलब फार्मर्स के बेसिस पे, जो फार्मर्स अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं वो क्या होंगे, वैसे तो सेल्फ डिपेंडेंट है पर गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड है क्या, नहीं है, तो वो किस में आएंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। अच्छा, फाइन भी हमको अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही करना है। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब एक तो ये आपको पता है ये सारी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, जो गवर्नमेंट्स के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइज्ड, जो गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं ऑर्गेनाइज्ड, जहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रेगुलर होती है ऑर्गेनाइज, जहां पे जो गवर्नमेंट के एक्ट हैं जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, रेम्युनरेशन एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, वो सब फॉलो होते हैं, वो सब ऑर्गेनाइज, ठीक है। अनऑर्गेनाइज जहां पे जो गवर्नमेंट के सुपरविजन में नहीं होते वो सब अनऑर्गेनाइज। वी हैव फार्मर्स वर्किंग इन फील्ड 250, ठीक है, फार्मर जो है वो अपनी फील्ड्स में काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज में ही आएंगे। टीचर्स टीचिंग इन स्कूल, अब यहाँ पे टीचर्स कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो प्रॉपर्ली गिवन नहीं है, ठीक है। एनी हाउ हम लोग मान लेते हैं चलो उसको, ठीक है, अनऑर्गेनाइज नहीं मानते हम लोग, ऑर्गेनाइज मान लेते हैं इसको, उसका गवर्नमेंट स्कूल हो या जो भी है, ठीक है। देन वी हैव हैंडलूम वीवर्स इन हिज और हर हाउस, जो हैंडलूम वीवर्स हैं वो हिज और हर हाउस अपने घर में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के सुपरविजन में नहीं है, गवर्नमेंट के मॉनिटरिंग में नहीं होंगे, अपने घर में ही काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड नहीं होंगे, तो इसको भी हम लोग मान लेते हैं अनऑर्गेनाइज में आएगा। देन वी हैव वर्कर्स वर्किंग इन बिग फैक्ट्रीज, डेफिनेटली बिग फैक्ट्रीज हो गई या एमएनसी जो हो गई वो गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड होती है, ये गवर्नमेंट के ट्रैक में होती है, सुपरविजन में होती है, तो वो ऑर्गेनाइज में आएगा। एम्प्लॉयज वर्किंग एट हॉस्पिटल इन एन एरिया, अब इसको लेके थोड़ा सा डाउट है कि एम्प्लॉयज को हम लोग किस में माने, ऑर्गेनाइज में माने या अनऑर्गेनाइज में माने। हम लोग उसको मानते हैं किसमें, ऑर्गेनाइज में, ठीक है। हम लोग बोल रहे हैं जहां पे गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड हो, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट हो,
मेरे ख्याल से हॉस्पिटल में रेगुलर एम्प्लॉयमेंट तो होगा। देन जो सैलरी हो या मेडिकल लीव्स हो, ठीक है, गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है वो फॉलो करते होंगे। तो अगर वो फॉलो नहीं होंगे तो मेरे ख्याल से जो हॉस्पिटल है वो रन भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ऑर्गेनाइज में मानेंगे। और अगर इसको ऑर्गेनाइज में हमने मान लिया तो ऑर्गेनाइज में कौन से आए, एक तो हमारे फार्मर्स वर्किंग इन फील्ड और दूसरा हैंडलूम वीवर्स इन हिज और हर हाउस जो अपने काम में कर रहे हैं। तो इन दोनों का अगर हम लोग ऐड करें 250 को और 70 को तो हमारा आंसर आता है 320, ठीक है, दैट इज सी, ठीक है, सी वाला। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे एक इमेज गिवन है, आई होप थोड़ी सी आपको दिख रही होगी, या पेपर है फर्स्ट सेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो इसी ब्लर है यहाँ पे, पर मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये जो तीन आपको दिख रही है इमेजेस ये एक्चुअली ट्रक है और ये ट्रक में हम लोग जो गाड़ियां हैं उनको लोड अनलोड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे गिवन भी है कार मेड बाय इंडियन वर्कर्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू बी सोल्ड अब्रॉड बाय एमएनसीज। ऑलरेडी पता है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन आया है, तीन टाइप के सेक्टर्स हम लोगों ने पढ़े हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। उसके अलावा कॉन्टेनरी भी होता है, जो सीए हो गए, सीएस हो गए, और जो डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, उनको हम लोग कॉन्टेनरी में बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे तीन ही आ रहा है, अच्छा कॉन्टेनरी भी है। द वर्क बीइंग डन इन द पिक्चर फॉर इन द विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, सब टर्शरी में आता है। सो इसका आंसर है सी टर्शरी। इजी लगा होगा आपको, इजीली आ गया होगा। वी हैव नेक्स्ट वन, Shamlal is a farmer, was a small farmer. Shamlal has got his किसान क्रेडिट मेड कार्ड मेड। अब एक तो उसके पास केसीसी है, एक फार्मर है जिसका नाम है श्यामलाल और उसके पास केसीसी कार्ड है, ठीक है। He needs a loan to grow new crops. Which of the following means will be easy and beneficial for his? अब कौन से आसान होगा और बेनिफिशियल भी होगा? केसीसी कार्ड बना हुआ है तो उनको इजीली लोन मिल जाएगा, ठीक है। देन बेनिफिशियल उनके लिए बेनिफिट भी होगा, ठीक है, लाभकारी भी होगा। एक बार देखते हैं हम लोग ऑप्शंस। एक तो है कोऑपरेटिव बैंक्स, हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि जब हम लोग क्रेडिट की बात करते हैं, क्रेडिट या फिर हमको लोन लेना है उधार, तो उसमें दो सेक्टर होते हैं, एक तो हो गया फॉर्मल और दूसरा हो गया इनफॉर्मल। वापस से इसको ऑर्गेनाइज्ड या इसको अनऑर्गेनाइज हम लोग बोल सकते हैं। ये गवर्नमेंट के मॉनिटर में होता है, आरबीआई की जो इंस्ट्रक्शन है उसको ये फॉलो करते हैं, ठीक है। इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, लो, ठीक है। और इसके एग्जांपल क्या होते हैं, बैंक्स और साथ में कोऑपरेटिव्स, ठीक है। एक बार ऑप्शन देखते हैं, कोऑपरेटिव बैंक, एग्रीकल्चरल ट्रेडर, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स। अब ये एग्रीकल्चर ट्रेडर एक व्यापारी हो गया, फ्रेंड्स हो गए और रिलेटिव्स हो गए, ये सब किस में आएंगे, इनफॉर्मल में। और इनफॉर्मल में हमको पता है क्या होता है, डेट ट्रैप, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहता है, डेट ट्रैप होता है। तो बेनिफिशियल एक्चुअली कौन सा होगा, फायदेमंद कौन सा है, कोऑपरेटिव, ठीक है। तो आंसर होगा ये कोऑपरेटिव। देन वी हैव नेक्स्ट वन, द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कैन बी सॉल्व बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। हमको पता है ये मनी एंड क्रेडिट से आया है, बार्टर सिस्टम से आया है। बार्टर सिस्टम में जो प्रॉब्लम होती है हमको पता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जो सामान आपको बेचना है वो सामने वाले को चाहिए हो, उसको जरूरत हो, और जो आपको चाहिए वो सामने वाले के पास हो, तभी आपका जो ट्रांजेक्शन है या ट्रेड है वो सक्सेसफुल होगा, वरना नहीं। और उसको हम लोग बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। देन वी हैव ऑप्शन, देखते हैं एक बार। हम लोग बोल रहे हैं जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है वो कैसे सॉल्व हो सकता है, इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है या ऐसा एक्शन है जिसके कारण डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट में को कम करने में वो हेल्पफुल होगा। बाय इंक्रीजिंग द सर्कुलेशन ऑफ करेंसी, जो करेंसी सर्कुलेशन है उसको बढ़ाएं हम लोग, ठीक लग रहा है अभी तो, देखते हैं हम लोग। बाय एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ मार्केट्स, अब ये मार्केट का स्कोप हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। एक मेथड तो है ग्लोबलाइजेशन करें हम लोग, लिबरलाइजेशन करें, ग्लोबलाइजेशन करें, ठीक है, मार्केट को खोलें तो उसका स्कोप थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। देखते हैं आगे, अभी तो ठीक नहीं लग रहा है। देन वी हैव बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग्स पीपल, अब लोगों के अंदर जागरूकता करके उनको, या जागरूक करके भी हम लोग क्या अचीव कर लेंगे। देन वी हैव बाय रजिस्टरिंग द बायर्स एंड सेलर्स, अब ये भी डिफिकल्ट है, हम लोग जो भी बायर्स एंड सेलर्स हैं उनको रजिस्टर कैसे कर लें, पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। सो इसका आंसर ए ही सबसे सही है, बाय इंक्रीजिंग द सर्कुलेशन ऑफ करेंसी, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट वन, टू स्टेटमेंट 1 and 2 are given below.
रीड बोथ द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहली स्टेटमेंट है, इन द रिसेंट टाइम्स टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट हैज बीन चेंजिंग रैपिडली। कंप्यूटर में और टेक्नोलॉजी में रैपिडली चेंज हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल हो रहे हैं, हमारे देखते देखते ही कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हो चुकी है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। देन वी हैव नेक्स्ट वन, इंटरनेट अलाउ अस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड टॉक वॉइस मेल अक्रॉस द वर्ल्ड एट नेग्लिजिबल कॉस्ट। इंटरनेट हमको अलाउ करता है, ये इनेबल करता है कि हम लोग ईमेल सेंड कर सकें, वॉइस मेल कर सकें बहुत ही कम दर पे या किफ़ायती दर पे, ये भी ठीक है। अब ये स्टेटमेंट ठीक तो दोनों है, पर जो स्टेटमेंट सेकंड है वो फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन भी है क्या? बिल्कुल। अगर आसपास की स्टेटमेंट है, रिलेटेड स्टेटमेंट है, तो हम लोग उसको उसका एक्सप्लेनेशन भी मान लेते हैं। अब इसमें सोचोगे तब भी आपको यही लगेगा। देन वी हैव, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ओनली फर्स्ट इज फॉल्स, ये तो है ही नहीं, ठीक है, इसको लेके तो कोई कॉन्ट्रोवर्सी है ही नहीं। देन वी हैव ओनली फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू, दोनों ही ठीक है, ये नहीं होगा। ओनली फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स, दोनों ही सही है, ठीक है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू बट सेकंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, डी वाला होगा। नेक्स्ट वन। अच्छा, एमसीक्यूज का जो पार्ट है हमारा हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं वेरी शॉर्ट के ऊपर। मेरे ख्याल से एक या दो क्वेश्चन आपको लगे होंगे कि हाँ थोड़ा सा हार्ड है, सोचना पड़ा होगा, या शायद आपने इनिशियली इसको छोड़ दिया होगा और बाद में उसको सोचा होगा कि हाँ कौन सा ऑप्शन उसके लिए सही रहेगा, ठीक है। ऐसा करा तो बिल्कुल ठीक है। हम लोग आ रहे हैं वेरी शॉर्ट के ऊपर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड सॉल्ट बिकम अ पावरफुल सिंबल टू यूनाइट द कंट्री इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये जो सॉल्ट है वो कैसा एक सिंबल बना हमको यूनाइट करने के लिए या कंट्री को यूनाइट करने के लिए, ठीक है, और सिविल डिसोबीडियंस को में एक वेपन की तरह यूज हुआ। हमको पता है यहाँ पे गिवन भी है एक्सप्लेनेशन कि 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने जो उस टाइम पे के वाइस रॉय थे, ठीक है, कौन, लॉर्ड इरविन, उनको एक लेटर लिखा और हमको पता है उसमें उनने 11 डिमांड करी। बहुत वाइड रेंजिंग उस डिमांड को बनाया गया, जैसे पाउंड और स्टर्लिंग की जो रेट है उसको हम लोग यूनिफॉर्म रखें, वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करा जाए, इंडियन जो इंडस्ट्रीज है उनको प्रमोट करा जाए, ट्राइबल से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, पीजेंट से रिलेटेड, टैक्स को कम करने से रिलेटेड, ऐसे कई सारी चीज़ें उसमें 11 डिमांड में थी। पर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो थी जो टैक्स उन्होंने लगा रखा है सॉल्ट के ऊपर, उसको वो हटाएं। हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा जो कंट्री है वो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है और सॉल्ट हमारे यहाँ काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में मिलता है। और गांधी जी ने और जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं उनने ये बोला भी सही कि जैसे एयर हो गई या वाटर हो गया वो हमको नेचर से मिलता है, वैसे ही सॉल्ट भी हमको नेचर से मिल रहा है। और आपकी जो प्रैक्टिस है उसके ऊपर टैक्स इम्पोज करने वाली या हमको रोकने वाली ये इनह्यूमन प्रैक्टिस है, ठीक है। तो उनको लगा कि सॉल्ट जो है वो हमको बाइंड कर सकता है। 1930 की बात कर रहे हैं, इससे पहले हमको ऑलरेडी पता है CDM हो चुका है, ठीक है। तो उनको कोई ऐसा टूल चाहिए था जो इंडियंस को बाइंड कर सके, ठीक है। अच्छा, CDM में हमने यूज करा, इससे पहले NCM हम लोग को पता है ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, 1920 से लेके और 22 के बीच में। तो सॉल्ट उनको ऐसा एक टूल मिला जिसको वो यूज करके इंडियंस को बाइंड कर सके, ठीक है। देखते हैं एक बार क्वेश्चन हम लोग, हाउ डिड सॉल्ट, okay, how did salt become a powerful weapon to unite the country in civil disobedience movement? Explain any 2 causes. Given है कि salt जो है वो चाहे कोई रिच हो या पुअर हो हर कोई यूज करता है। सॉल्ट जो है हमारे यहाँ अब लार्जली अवेलेबल भी है। इंडियंस से पहले सॉल्ट हम लोग मैन्युफैक्चर करा भी करते थे और कलेक्ट भी करा करते थे, ठीक है। तो गांधी जी को लगा कि ये डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट टूल है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं इंडियंस को बाइंड करने के लिए या यूनाइट करने के लिए, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट वन, हाउ डिड द कॉलोनियल गवर्नमेंट सप्रेस द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? एक्सप्लेन। 2 मार्क्स का है तो एटलीस्ट 2 पॉइंट तो हमको लिखने हैं ही सही। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, कॉलोनियल गवर्नमेंट या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्हें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कैसे यूज करा या कौन से मेथड उन्हें एक्चुअली यूज करे, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि कौन से मेथड उन्हें यूज करे, कैसे लोगों को सप्रेस करा, कंट्रोल करा, वो सारा।
द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिएक्टेड टू द स्प्रेड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन द फॉलोइंग वेज. Prominent Congress leaders such as Abul Ghaffar Khan and Gandhi ji began to be arrested. खान अब्दुल गफार खान, इनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी. इनको हम लोग फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं. ठीक है, जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविनेंस है, ये जहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान आता है आज का, वहाँ के एक बड़े लीडर थे. गांधी जी के फॉलोअर थे, एक आर्डेंट डिवोटी थे उनके. और जो हमारा नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहा था उसको पंजाब और सिंध में, ठीक है, टेक ओवर करने वाले, इनकरेज करने वाले ये लीडर थे. तो हमारा पहला तो है, जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सप्रेस करा या जेल के अंदर बंद करा, इम्प्रिजन करा. देन नेक्स्ट उनने क्या करा? द गवर्नमेंट यूज द पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन टू क्लैम्प डाउन द डेमोस्ट्रेटर्स. जो डेमोस्ट्रेटर्स हैं उनको लाठीचार्ज करना, जेलें बंद करना. ऑलरेडी हम लोग रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं. कई सारे ऐसे एक्ट लाए जिससे वो उनको कर्व कर सके, कंट्रोल कर सके. देन वी हैव नेक्स्ट वन. डिस्क्राइब एनी 2 ways टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. अब कई सारे तरीके हैं लैंड डिग्रेडेशन से, लैंड को बचाने के लिए कि लैंड डिग्रेड ना हो. डिग्रेड हमको पता है उसकी जो क्वालिटी है वो खराब होना. ठीक है, अब कुछ इनमें से आपने लिखा हो तो वो भी ठीक है, कुछ आपने और लिखा हो, ठीक है, वो भी देखते हैं हम लोग. पहला तो है एफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन, प्लांटिंग, कटिंग ऑफ ट्रीज. एफोरेस्टेशन, planting of trees or creating a forest in large number. Then we have proper management of grazing or to control overgrazing. अच्छा, ये हमको पता है कि एक बहुत बड़ा रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का, ये सॉइल इरोजन का, कि जो एनिमल्स हैं वो ओवरग्रेज करते हैं और उसके कारण जो प्लांट्स और ग्रासेस की रूट्स हैं वो लूज हो जाती है और उसके कारण सॉइल इरोजन होता है और लैंड डिग्रेड होती है. ये भी लिखा हो तो ठीक है, उसको हम लोग प्रिवेंट करें या चेक करें. ठीक है, उसको रोकें हम लोग. देन वी हैव प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स. ये हमको पता है कि जो फील्ड है उसके आसपास जो हम लोग ट्रीज लगाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स. ये शेल्टर बेल्ट्स क्या काम करती है? जो विंड है, जो वाटर है, उसके एक्शन को रिटार्ड करती है, चेक करती है, और इससे भी हम लोग लैंड डिग्रेडेशन को होने से रोक सकते हैं. देन वी हैव कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज. माइनिंग से भी हमको पता है कि आसपास का जो पूरा एरिया है वो डिग्रेड होता है. ठीक है, विंड की जो क्वालिटी है वो भी खराब होती है, वाटर के जो सोर्सेज आसपास वो भी खराब होते हैं, और इवन जो पास की एनिमल लाइफ है वो भी हैम्पर होती है. वी हैव प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट. जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं या जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, उन वेस्ट को हम लोग प्रॉपरली ट्रीट करके, क्लीन करके, डिफरेंट प्रोसेस से, मैकेनिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, उसके बाद हम लोग वाटर में डंप करें. ठीक है, या और कई सारी चीज़ें हैं आपको पता है, पॉन्ड्स क्रिएट करें प्रेमाइसिस के अंदर, ऐसा कई सारी चीज़ें, वो भी ठीक रहेगा. देन प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड. ठीक है, सॉइल इरोजन जो है उसको हम लोग कंट्रोल करें, वेस्ट लैंड को हम लोग मैनेज करें प्रॉपरली. ठीक है, इनमें से कुछ भी लिखा है या और कुछ भी लैंड डिग्रेडेशन को चेक करने के आपने अगर लिखा है तो वो सही है. देन वी हैव सजेस्ट एनी 2 measures टू इंक्रीज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया. जेंडर कास्ट रिलीजन से आया है इन 2023. अच्छा, अब ये रिसेंट ही है, नई वाली एनसीईआरटी में गिवन भी है. 23 सितंबर 2023 को अभी पार्लियामेंट से एक बिल पास हुआ जिसको हम लोग बोल रहे हैं नारी शक्ति अधिवंदन बिल, या बहुत सिंपली हम लोग बोले तो वुमेन रिजर्वेशन बिल. हमको ऑलरेडी पता है कि 1983 के बाद से 1/3 जो सीट है वो रिजर्व हुआ करती थी वुमेन्स के लिए, म्यूनसिपैलिटी में और लोकल बॉडीज में, पर पार्लियामेंट में या विधानसभा में नहीं हुआ करती थी, और वो रिसेंटली अभी हुआ है 2023 में. वो अलग बात है कि इंप्लीमेंट नहीं हो पाया अभी वो. देन वी हैव द इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, इक्वल वेजेस एक्ट भी बोलते हैं. फॉर सेम टाइप ऑफ एक्टिविटी और सेम वर्किंग आवर्स द रेम्युनरेशन शुड बी इक्वल फॉर बोथ मैन एंड वुमेन. देन वी हैव 1/3 सीट रिजर्व इन लोकल बॉडीज. इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट बोलती है, जैसे हमको पता है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट हम लोग बोल सकते हैं. एक जो फादर की प्रॉपर्टी है, एक जो भी प्रॉपर्टी है उसमें वुमेन्स का भी शेयर है. ठीक है, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो उसमें सही रहेगी आपकी. देन वी हैव नेक्स्ट, हाउ डिड लिबरलाइजेशन प्रमोट द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया. लिबरलाइजेशन वाला जो पार्ट है वो एक्चुअली कट शॉर्ट हो चुका है, हमको पता है. ग्लोबलाइजेशन था और फैक्टर्स दैट हैज इनेबल ग्लोबलाइजेशन वो सिलेबस में था. ठीक है, लिबरलाइजेशन हमको पता है लिबर से,
या लिबर फ्री या फ्रीडम। तो जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको खत्म करना, उनको हटाना, उसको हम लोग बोलते हैं लिबरलाइजेशन। ये थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा एलपीजी के बारे में कि 1992 में, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे, उस टाइम पे एलपीजी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उसके कारण ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हमारे यहाँ हुआ। क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ डिड लिबरलाइजेशन प्रमोट द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन की वजह से ग्लोबलाइजेशन कैसे हो रहा है, हम लोग बोले लिबरलाइजेशन, जो ट्रेड बैरियर्स उनको हटाना, ग्लोबलाइजेशन, मार्केट हम लोगों ने खोल दिया है, तो बाहर के जो प्रोडक्ट्स है वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो भी बाहर जा रहे हैं, इससे कंज्यूमर भी बेनिफिट होगा, ठीक है। द लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हेल्प द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, इट इज हेल्प इन द रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, इट हैज मेड फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब उनको पता है कि कई सारी रिस्ट्रिक्शन पहले हुआ करती थी कि जब एलपीजी नहीं थी तो उससे पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आया नहीं करता था, या हमने ट्रेड बैरियर्स लगा रखे थे, तो मार्केट जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हुआ करता था, ठीक है। द चॉइसेस ऑफ द बायर्स हैव आल्सो एक्सपेंडेड, जस्ट बिकॉज कई सारी एमएनसीज यहाँ पे आ रही हैं, कई सारी कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं, उनके साथ में इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे आ रहा है। नाउ दे गेट टू चूज, नाउ they get to choose products manufactured not only in domestic companies but also by the foreign companies। ये सब बेनिफिट है किसके, कंज्यूमर के लिए। Then we have competition among the traders have also resulted in the cheaper prices of product। जब कंपटीशन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली जो प्राइसेस है वो भी कम करनी पड़ेगी, जस्ट बिकॉज उनको भी अपना सामान मार्केट में बेचना है। मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन होगा वेरी शॉर्ट का, ठीक है। इसके बाद में जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप है उसके लिए मैं कॉल करना चाहूँगा यहाँ पे गिरधर सर को, वो आगे का सेशन लेंगे। थैंक यू। थैंक यू नीरज सर। नीरज सर ने एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करे। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन सी। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एनालाइज 3 मेन इम्पैक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। इकोनॉमिक फ्रंट पर क्या क्या इम्पैक्ट्स देखने को मिले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स के। देखिए 1920 में जलियांवाला बाग मासकेर के बाद ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नो डाउट गांधी जी ने लीड करा था। 1921 से 22 के बीच में इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिले तो वेरी सिंपल, आप पॉइंट वाइज लिख के आ सकते हो, इतना नहीं भी लिखे तो, कि फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करना, जो भी शराब वगैरह की दुकान थी, जो लिक्विड शॉप्स थी, उनका बाइकआउट करना। इसके अलावा जो फॉरेन प्रोडक्ट्स थे, फॉरेन जो क्लॉथ्स थे, उनको जलाना करना, उनसे होली खेलना, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। इसको आप पॉइंट में लिख सकते हैं। एक दूसरा तरीका हम यहाँ पर दे भी रखा है, द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन इकोनॉमिक फ्रंट वर द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हेल्ड बिटवीन, लगभग उसकी वैल्यू डाउन होगी 102 करोड़ से डाउन होकर 57 करोड़ तक आ गई। इसी तरीके से वही को शॉप्स का बाइकआउट करना, वही मैंने आपको 3 पॉइंट दिया ना, उसमें आप अपनी बात को रख सकते हैं। और पॉइंट में यदि अपनी बात रखेंगे तो उसका इम्पैक्ट भी अलग पड़ता है, जो कॉपी चेक करने वाला है उसको भी थोड़ा ईजी पड़ता है, ठीक है। इसी में एक और है, 2 में से एक अटेम्प्ट करना था। पहले में दोनों सवाल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, पहले में इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या इम्पैक्ट रहा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का वो बताना था। दूसरे में ये बताना था कि सिटीज़ में कैसे स्लो डाउन हुआ, वाई डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट स्लोइंग डाउन इन सिटीज़, एनालाइज एनी 3 कॉज। कई सारे कॉज थे, कोई भी 3 कॉज बता सकते हैं आप। जैसे शहरों में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसके लिए जो गाइडलाइंस आई कांग्रेस की तरफ से, गांधी जी की तरफ से, वो गाइडलाइंस अर्बन एरियाज़ के हिसाब से, सिटीज़ के हिसाब से सिटीज़ की नीड को फुलफ़िल नहीं कर रही थी। जैसे उसमें बोला गया कि खादी की तरफ बढ़े, फॉरेन क्लॉथ से खादी की तरफ शिफ्ट हो, लेकिन खादी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, और कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ की तरफ क्यों लोग अट्रैक्ट होंगे। थोड़ा यदि खादी चीप होती है एज़ कम्पेयर टू द फॉरेन क्लॉथ्स तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होते, लेकिन ऐसा नहीं था। तो खादी का एक्सपेंसिव होना एज़ कम्पेयर टू फॉरेन क्लॉथ्स। उसी तरीके से बोला गया कि सब लोग बाइकआउट करेंगे फॉर ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का, लेकिन ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का यदि बाइकआउट करेंगे तो उसके अल्टरनेट भी तो कोई इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए। क्या पढ़ाई एजुकेशन को ऐसे ही थोड़ी लोग अपना ड्रॉप कर देंगे।
तो उनके पास अल्टरनेटिव एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का ना होना, अल्टरनेट नहीं थे ब्रिटिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का। इसी तरीके से लॉयर्स को बोला गया कि वो कोर्ट वगैरह नहीं जाएंगे, लेकिन प्रोफेशनल लोग हैं तो एक टाइम के बाद जो वहाँ के जो एडवोकेट जो लॉयर्स थे उन्होंने भी कोर्ट जाना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से ऐसे कुछ कारण थे। खादी क्लोथ्स वर मोर एक्सपेंसिव, ठीक है, मैंने आपको समराइज करके बता दिया। तो दोनों में से एक अटेम्प्ट करना था। खास बात है कि दोनों ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से आए थे, ठीक है। डिफरेंस बताना है फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया विद एग्जांपल, ठीक है ना। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट जब आप किसी ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक हो गया, NBFC हो गया, कोई ना कोई लोन कंपनी हो गया, इन सब से जब आप कोई ना कोई क्रेडिट लेते हैं। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ जैसे आप गांव में किसी लैंडलॉर्ड से ले रहे हैं, साहूकार से लोन वगैरह पैसा ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, किसी रिश्तेदार से आप उधार ले रहे हैं, दोस्त से ले रहे हैं, दैट आर इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। दे कवर दो सोर्सेज ऑफ क्रेडिट विच आर रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट। अब जैसे बैंक वाला है वो रजिस्टर होगा, NBFCs हैं वो रजिस्टर होगी, है ना। हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन। दीज आर द बैंक्स, कोऑपरेटिव्स, NBFCs जिनको RBI सुपरवाइज करता है, जबकि ये कहीं रजिस्टर नहीं होंगे। स्मॉल यूनिट्स आउटसाइड द गवर्नमेंट कंट्रोल, है ना, जैसे मनी लेंडर, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। अब जैसे मेरा कोई फ्रेंड है तो मैं उसको लोन देने के लिए नो डाउट पहले अपने आप को गवर्नमेंट के अंडर तो रजिस्टर कराऊंगा नहीं ना, जबकि बैंकों का तो ये प्रोफेशन ही यही है ना, क्रेडिट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना। तो दे आर फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। जनरली चार्ज लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये लोग प्रोवाइड करते हैं बल्क में, क्योंकि कई सारे क्रेडिट अलग अलग लोगों को अलग अलग अमाउंट में क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं, जबकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट थोड़ा कंपेयर करें तो ज़्यादा होता है। कोलेट्रल यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको गिरवी रखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स गिरवी रखना पड़ेंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर बात ये है कि यहाँ पर ना तो आपको कोई चीज़ को कोलेट्रल, ना कोई डॉक्यूमेंटेशन, किसी भी चीज़ को आपको गिरवी वगैरह नहीं रखना, है ना। दे आल्सो हैव सोशल वेलफेयर मोटिव अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट मेकिंग। इसके अलावा ये केवल और केवल प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करता है। एग्जाम्पल्स ये आपके यहाँ पर कवर हो गए। ये आपका इकोनॉमी से सवाल था, मनी एंड क्रेडिट वाले चैप्टर से। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट से सवाल पूछा गया है, एनी थ्री मेजर्स टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन अर्बन एरिया। तो जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि अर्बन एरियाज़ के कंटेस्ट में आपको आपका आंसर लिखना है। तो बात करें फॉलोइंग आर दी वेज टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑन अर्बन एरिया। 3 मार्क्स का है, कई सारे हैं लेकिन आपको 3 पॉइंट्स इनफ है, ठीक है। प्रोवाइडिंग चीप एंड इजी क्रेडिट। लोगों के पास जेब में पैसा होगा तो वो अपने नए नए स्टार्टअप्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। विल इनकरेज द पीपल टू सेट अप स्मॉल स्केल बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशनल फैसिलिटीज़। एजुकेशनल फैसिलिटीज़ होगी तो अर्बन एरियाज़ में स्किल्ड लेबर बढ़ेगा। ये नो डाउट यदि एजुकेशनल फैसिलिटीज़ होगी तो लोग स्किल्ड होंगे। स्किल्ड लेबर की डिमांड ज़्यादा रहती है जनरली अर्बन एरियाज़ में। इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रॉपर मिलता है तो उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी। इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज़ विल इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट बाय क्रिएटिंग वेरियस जॉब। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूवमेंट करके भी आप अलग अलग फील्ड में अलग अलग जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। चलिए, एवलुएट द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस इन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन इंडिया। देखिए 2 होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और आपकी जुडिशरी के बीच में जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और उसी को बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जो दूसरा सेट का पेपर है उसमें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पूछा गया है, जिसमें पावर का डिवीजन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट, और अब एक और हो गए आपकी लोकल गवर्नमेंट। अर्बन एरियाज़ में म्यूनसिपल बॉडीज और लोकल एरियाज़ में आपका रूरल एरिया में आपका पंचायत सिस्टम, लोकल बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स के बारे में लिखना है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन आप बेहतर है कि जो लोग समझदार रहेंगे वो इस तरीके का डायग्राम वगैरह बना के आएंगे तो उससे इजीली समझ में आ रहा है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब हो गया लेजिस्लेटिव मतलब सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव मतलब हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। इनके बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे लॉ फ्रेम करना लेजिस्लेटिव का काम है, उसको इम्प्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव का काम है। उसमें कोई भी जुडिशियल रिव्यू की रिक्वायरमेंट होती है तो वो जुडिशरी का काम हो। तो जैसे
पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है तो मतलब ये हुआ कि जैसे कल को यदि जुडिशियल रिव्यू की बात आई तो वो ना तो एग्जीक्यूटिव नहीं करेगा, वो लेजिस्लेटिव नहीं करेगा। उसी तरीके से लेजिस्लेटिव लॉ फ्रेम करने की बात आई तो वो एग्जीक्यूटिव नहीं करेगा, जुडिशरी नहीं करेगा। तो यही चीज़ें आपको यहाँ रखनी थी, चेक्स एंड बैलेंस इन द हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द 3 मेजर चैलेंजेस बिफोर पॉलिटिकल पार्टीज। कई सारे चैलेंजेस है, 3 मार्क्स का है तो 3 चैलेंजेस इनफ हैं। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज एक चैप्टर है आपके पॉलिटिकल साइंस में, तो वहाँ से सीधा सवाल उठाया है। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, इंटरनल डेमोक्रेसी मतलब कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, किसको टिकट मिल रहा है, किसको नहीं मिलना, तो ये सब आपका इंटरनल डेमोक्रेसी होती है। एक होती है एक्सटर्नल डेमोक्रेसी, जनरल डेमोक्रेसी, जो हम लोगों के साथ होती है, हम लोग किस गवर्नमेंट को इलेक्ट कर रहे हैं, किसको चूज करना है, किस पॉलिटिकल पार्टी को। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी हो उसको बोलते हैं इंटरनल डेमोक्रेसी। उसकी कमी होना लगभग हर पार्टी में डायनेस्टिक सक्सेशन देखने को मिलता है, जनरेशन टू जनरेशन एक पद से दूसरा पद ट्रांसफ़र होता रहता है। इसी तरीके से मनी एंड मसल पावर, चाहे वो टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन में हो या पार्टी में किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी, तो जिसके पास मनी होगा, जिसके पास मसल पावर होगा। तो इस तरीके से 3 पॉइंट आप इसको लिख सकते हैं। और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, लेकिन जब 3 मार्क्स का है तो मेरे हिसाब से 3 पॉइंट इनफ है इसमें। चलिए आगे सेक्शन डी की तरफ बढ़ें तो आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन से सवाल आया है, द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट कम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन लीड टू ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम मोनार्ची टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स, एक्सप्लेन विद द स्टेटमेंट। इसको फ्रेंच एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, फर्स्ट चैप्टर ये हमारा, वहाँ से सवाल आया है। फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टुक मैनी इंपॉर्टेंट स्टेप टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। फ्रेंच जो पब्लिक थी उन्होंने अपनी कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाने के लिए कई सारे स्टेप्स लिए, जैसे आइडियाज ऑफ ला पैट्री, जिसको हम लोग फादरलैंड बोलते हैं, ली सिटोयन, ली सिटोयन का मतलब होता है सिटीजन, ठीक है ना, द नोशन ऑफ एन यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरीके से नया फ्रेंच फ्लैग आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा, ट्राई कलर फ्लैग रिप्लेस दी रॉयल स्टैंडर्ड। इसी तरीके से ई स्टेट जनरल वाज रीनेम्ड एज ए नेशनल असेंबली एंड वाज इलेक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। इसी तरीके से नए नए हॉथ हैमंस वगैरह ये सब देखने को मिले। ए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर द एंटायर नेशन, है ना, डिस्करेजिंग रीजनल डायलेक्ट्स एंड प्रमोटिंग फ्रेंच एज ए कॉमन लैंग्वेज। तो एक कॉमन आइडेंटिटी की तरफ बढ़े, चाहे वो कॉमन फ्लैग की तरफ जहरा हो, ऑस हो, या फिर आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन को सेंटर में रखकर आगे बढ़ने की बात हो, चाहे वो नेशनल असेंबली का रोल हो। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसको आप बोल सकते हैं कि पूरी की पूरी फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी इसके बीच में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हुई। इसी तरीके से एक और सवाल है, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी द इकोनॉमिक स्फीयर liberalization stood for the freedom of markets and abolition of state imposed restriction on the movement of goods and capital। एक्सप्लेन करना है। पहले आप इसमें समझा सकते हैं कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, लिबरलिज्म के बारे में। इन इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट, लिबरलिज्म मतलब फ्रीडम ऑफ मार्केट, ठीक है ना, एंड द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस। देखिए एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, जैसे एक्सपोर्ट पर बैन करना, इंपोर्ट पर बैन करना, ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल ड्यूटीज़ पर कैसे होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटीज़ ज़्यादा करके, जैसे कोई चीज़ 100 रुपये में आप इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पर 100% ड्यूटी लगा दी, मतलब 100 रुपये गवर्नमेंट को देने पड़ेगा एज ए ड्यूटी टैक्स, तो 200 रुपये की आएगी मार्केट में। तो इस तरीके से ड्यूटीज़ को बढ़ाकर आप उसी को बोलते हैं। गवर्नमेंट के हाथ में क्या होता है, गवर्नमेंट के हाथ में ये चीज़ें होती है कि वो ड्यूटीज़ वगैरह को बढ़ा सकती है। वो इतने ड्यूटी 200% कर दी तो 100 रुपये की चीज़ ही आपके 300 रुपये में मार्केट में आएगी यदि आप उस चीज़ को इंपोर्ट करेंगे। तो ड्यूटीज़ को इसी तरीके से एक्सपोर्ट पे भी, है ना। तो आपको यही लिबरलाइजेशन के बारे में लिखना है विद रेस्पेक्ट टू 19th सेंचुरी, यूनाइटेड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउिंग द अनहिंडेड मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल, कैपिटल वाज नीड ऑफ पावर। इसी तरीके से यहाँ पर 1934 का जोल्वेरिन A custom union abolished the tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 से ज़्यादा, जो more than जो 30 आपकी एबोलिश टेरिफ, रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज थी, 30 से ज़्यादा उसको घटाकर 2 कर दिया, तो कॉमन करेंसीज की तरफ आगे बढ़े। तो लिबरलाइजेशन के बारे में लिखना है, पर यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि विद रेस्पेक्ट टू 19th सेंचुरी, ठीक है।
इसी तरीके से ये 2 सवाल आए हैं आपके केस स्टडी के बेस, 2 अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के बारे में फ्लो चार्ट दे रखा है। पहले में आपको कॉटन इंडस्ट्री के बारे में दे रखा है, गिवन द फ्लो चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। जैसे फाइबर प्रोडक्शन हो गया, स्पिनिंग हो गया, वेविंग हो गया, डाइंग हो गया, गारमेंट मार्केटिंग हो गया। इसी तरीके से तो इसमें आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में लिखना है। कैसे लिखना है? एक्सप्लेन द एडेड वैल्यू प्रोडक्ट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ अबव फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट के बेसिस पे आपको ये बताना है कि कौन कौन से वैल्यू प्रोडक्ट्स को यहाँ पर ऐड करा गया। सिमिलरली आपका यहाँ पर है एक और चार्ट दे रखा है, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट, ब्लास्ट फर्नेस, मेल्टेड, पिग आयरन, स्टील मेकिंग एंड शेपिंग मेटल। स्टील मैन्युफैक्चरिंग के बारे में तो एक हो गया आपका टेक्सटाइल, है ना, और दूसरा हो गया आपका स्टील मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से सवाल आया है, थोड़ा प्रैक्टिकल सवाल है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ए रॉ मटेरियल टू प्लांट, ठीक है ना, क्या प्रोसेस रहता है? आयरन और को मेल्ट करेंगे, लाइमस्टोन फ्लक्सिंग मटेरियल विच इज़ एडेड, इसमें लाइमस्टोन ऐड करा जाएगा जो कि फ्लैक्सिंग मटेरियल है। स्लेग इज रिमूव, जो भी स्लेग होगा उसको रिमूव करेंगे। कोक इज बर्न टू हीट द ओर। इसके बाद मॉल्टन मटेरियल्स और इनटू द मोल्ड्स कॉल्ड इट, जिसको बोलते हैं पिग्स। इसके बाद स्टील मेकिंग होगा, पहले पिग आयरन मेकिंग, देन स्टील मेकिंग, स्टील मेकिंग एंड फर्दर प्यूरिफाइड बाय द मेल्टिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग द इम्प्योरिटीज। जो भी इम्प्योरिटीज होगी पिग आयरन में उसको रिमूव करके आप स्टील मेकिंग की तरफ आगे यहाँ पर बढ़ेंगे। ठीक है, मैग्नीज, निकल, क्रोमियम, इन सबको ऐड करा जाएगा। जो इम्प्योरिटीज़ को हटाएंगे, इसके अलावा मैग्नीज, निकल, क्रोमियम को ऐड करेंगे और इसके बाद मेटल को शेप देंगे। कैसे देंगे? रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग, इन सब चीज़ों से उस पूरे मेटल को जो भी स्टील बना उसको हम लोग शेप देते हैं। तो ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग से एक सवाल है 5 नंबर का। इसी तरीके से आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से 2 सवाल आए हैं, दोनों में से आपको एक अटेम्प्ट करना था। इवेलुएट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इन द इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ कंट्री। ठीक है, डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू रिड्यूस, पहले एक में तो आपको इकोनॉमिक सेक्टर्स ऑफ द कंट्री के रेस्पेक्ट में आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जबकि दूसरे में आपको क्या देखना है? इवेलुएट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इन सोशल सेक्टर ऑफ कंट्री। तो पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ कंट्री, क्या आउटकम रहे हैं डेमोक्रेसी के। एवन थर्ड डिक्टेटरशिप हैव ए स्लाइटली हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देन द डेमोक्रेसीज फ्रॉम 1950 to 2000। द डिफरेंस इज ऑफ द रेट इज़ वेरी लो। ठीक है, देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री because of several factors like population, economic priorities, relation with other countries, etc. ठीक है, even though dictator form of government does not ensure complete economic development, it does not stray very far from other form of government। इसी का दूसरा पार्ट है जिसमें आपको सोशल सेक्टर की जगह, सेम सवाल है बस इकोनॉमिक सेक्टर की जगह आपको सोशल सेक्टर के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन को फ्रेम करा गया है। ठीक है, The democracy is a government of people, by the people, for the people. Democracy ensures the participation of people to full the politics and recognize political equality for all, respective of caste, religion, etc. It is a people which democracy sustain. The government is formed when people elect their representative to make laws and policies. तो इसी चीज़ को आपको आगे बढ़ाना है, किस तरीके से क्या क्या आउटकम्स देखने को मिले सोशल सेक्टर में। ठीक है, इसके बाद ये लास्ट सवाल है सेक्शन डी का, जिसमें भी 2 सवाल हैं। डेवलपमेंट चैप्टर है, वहाँ से सवाल आया है। एनालाइज द सोशल एंड इकोनॉमिक गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। सोशल एंड इकोनॉमिक गोल्स में क्या क्या आ जाएगा? जैसे फर्स्ट हो जाएगा आपका सोशल इकोनॉमिक गोल्स क्या होगा डेवलपमेंट का, कि पर कैपिटा इनकम बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो उससे फैमिली इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी। इसी तरीके से हमारा सोशल गोल्स क्या होगा? लिटरेसी रेट बढ़े, पॉवर्टी कम हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR वो कम हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की बढ़े। तो ये सब सोशल फैक्टर्स हो जाएगा। तो आप चाहो तो इस तरीके से नहीं भी लिखो, तो आप चाहो तो इसे अलग अलग लिख सकते हो। सोशल फैक्टर्स अलग लिख दीजिए, इकोनॉमिक गोल्स जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं डेवलपमेंट के या इकोनॉमिक गोल्स है वो अलग दीजिए। तो इकोनॉमिक गोल्स में आप लिख सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम का बढ़ना, नेशनल इनकम का बढ़ना। सोशल फैक्टर्स में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़े। इसी तरीके से लिटरेसी रेट आपका इंक्रीज होना चाहिए। स्किल्ड लेबर, हमारी डेवलपमेंट का रोल क्या होना चाहिए? स्किल्ड लेबर बढ़े। और ओवरऑल आप फिनिश कैसे कर सकते हो कि इन सारा
चीज़ों से हम लोग डेवलपमेंट से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े। और नेक्स्ट जो इसमें दूसरा पार्ट है, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है, वाई द क्वेश्चन ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट बिकमिंग चैलेंजिंग इन द प्रेजेंट टाइम, एनालाइज द अप्रोप्रिएट रीजंस। प्रेजेंट टाइम पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों चैलेंजिंग है, काफ़ी सारे पॉइंट्स आप इसमें बना के लिख सकते हैं। जैसे पॉपुलेशन का लगातार पॉपुलेशन का बढ़ना एक कारण हो सकता है। इसी तरीके से जो रिसोर्सेज हम लोग यूज़ करते हैं, उन रिसोर्सेज में जो मेजर रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज का जो नेचर है वो इस तरीके का है कि रिसोर्सेज आपके लिमिटेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज या कंजर्वेटिव रिसोर्सेज। जैसे कोल हो गया, अब आप कोल के बेस पे यदि आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो नो डाउट एक ना एक दिन कोल के जो रिसोर्सेज है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, तो उसको आप रिन्यू नहीं कर सकते। पॉइंट्स में भी हम लोगों ने आपको बता रखा है, डिस्कस कर लेते हैं। द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट बिकॉज इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, अदरवाइज इट इज मीनिंगलेस। reckless exploitation of non renewable natural resources is going, वही आ गया मैंने आपको बताया, नेचर ऑफ रिसोर्सेज स्पेशली जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इज गोइंग ऑन सिंस द स्टॉक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल मिनरल्स जो कि लिमिटेड है, इज लिमिटेड। डेवलपमेंट शुड नॉट टेक प्लेस एट द कॉस्ट ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर आप लोगों को डिस्कस कर रखा है। जैसे वाटर है, वाटर भी रिसोर्सेज है, स्पेशली ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर लिमिटेड है, द केस ऑफ ग्राउंड वाटर वी कैन यूज मोर वाट इज बिंग मतलब वाटर रिसोर्सेज हो गया, जैसे वाटर की भी एक कैपेसिटी होती है रिन्यू होने की, इसी तरीके से ऑयल हो गया। तो रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ हम लोग बढ़ें, है ना, कन्वेंशनल से नॉन कन्वेंशनल की तरफ हम लोग आगे बढ़ें, इस तरीके से बढ़ें कि फ्यूचर जनरेशन की नीड फुलफिल हो। उसमें चैलेंजेस क्या हैं कि नेचर ऑफ रिसोर्सेज को हम लोग बदलें, दूसरा पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। ऐसे पॉइंट्स बनाकर आप अपनी बात रख सकते हैं। तो ये आपका सेक्शन डी पूरा कंप्लीट होता है। सेक्शन ई जो कि केस स्टडी बेस्ड है, जिसको कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ प्रदीप सर। चलिए। ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? आई होप दैट आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और हमारे साथ आपने देखा होगा नीरज सर ने डिस्कस किया पेपर आपके साथ में, और गिरधर सर ने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट सेशन हम डिस्कस करेंगे, सेक्शन ई स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम केस बेस्ड स्टडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये केस बेस्ड आपने पढ़ा होगा। बेसिकली ये एक प्रिंटिंग से ओरिएंटेड था, गुटेनबर्ग बाइबल एंड द फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन यूरोप। जो गुटेनबर्ग थे उन्होंने फर्स्ट बाइबल लिखी थी, सबसे पहली प्रिंटेड जो बुक थी यूरोप में आई थी, उसके बारे में पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे हम जरा इसके अंदर। मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ गुटेनबर्ग इन द फील्ड ऑफ प्रिंटिंग। इन गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग की फील्ड में क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। The contribution of Gutenberg in the field of printing by introducing the Gutenberg press with the metal type borders were carefully designed, painted and illuminated by hands by artists। मतलब जो ये एक बुक बनाते थे, इसको प्रॉपर तरीके से मेटल ओरिएंटेड एकदम कवर अप करते थे इसके बॉर्डर को, और साथ के साथ में, और ये जो पूरा आर्टिस्ट है उसको पूरा एकदम सजा के डेकोरेट करके रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है। हाउ आर द बुक्स बॉर्डर्स पेंटेड एंड इल्यूमिनेटेड, मतलब जो बॉर्डर्स थे उनको किस तरह से पेंट किया जाता था और उनको इल्यूमिनेट मतलब चमकाते थे, किस तरह से स्पार्किंग कैसे करते थे। तो इसमें देखेंगे बुक्स बॉर्डर्स वर केयरफुली डिजाइंड, पेंटेड एंड इल्यूमिनेटेड बाय हैंड्स बाय आर्टिस्ट। नो टू कॉपीज वर द सेम, एवरी पेज ऑफ ईच कॉपी वाज डिफरेंट। ये सबसे यूनिक फीचर है कि एक बुक है पर्टिकुलरली, तो उसके डिफरेंट पेजेस हैं, उनको एक एक पेज के अंदर अलग अलग डिजाइन है और अच्छी तरीके से उसको डेकोरेट किया है, एक डेकोरेटिव डिजाइन से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। देन डिस्क्राइब एनी टू बेनिफिट्स ऑफ कलरिंग इन द लेटर्स। लेटर्स वगैरह हुआ करते थे, उसको कलर से रिप्रेजेंट करने के क्या बेनिफिट हुआ करते थे। सिंपल सा है कि टू बेनिफिट्स ऑफ कलरिंग द लेटर आर एज फॉलोज। इट एडेड कलर टू द पेज एंड हाईलाइटिंग ऑल द बॉडी होली वर्ड्स टू एम्फसाइज देयर सिग्निफिकेंस। एक प्रॉपर तरीके से जो कलर क्या करता है, सीधे तरीके से एज इट लुक्स लाइक अ हाईलाइटर, हाईलाइटर की तरह काम करता है, और साथ के साथ होली वर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, एम्फसाइज करता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, कलर ऑन एवरी पेज ऑफ द टेक्स्ट वाज एडिड बाय हैंड। और हर एक कलर जो किया गया है हाथों के द्वारा की गई है, बहुत सुंदर नक्काशी बनाई गई है उसके अंदर। ठीक है, तो ये एक अच्छे कुछ पॉइंट थे। अगला देखेंगे हम, एक बहुत बेहतरीन हमारा पैराग्राफ आया अनसीन पैसेज का, इसमें हम डिस्कस करेंगे। ये एग्रीकल्चर बेस्ड है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंसिंग फार्मिंग क्या होती है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा,
स्लैश एंड बर्न सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर कम्स अंडर विच टाइप ऑफ फार्मिंग, जो किसके अंदर आती है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर आती है। सीधी सी बात है, हमारा पैराग्राफ का जो इंट्रोडक्शन है वो पहले इसका आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे हम, वाई इज प्रोडक्टिविटी लो इन स्लैश एंड बर्न सिस्टम। स्लैश एंड बर्न सिस्टम में एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्टिविटी लो क्यों होती है, इसके पीछे एक जेन्युइन रीजन है जो आपके पैराग्राफ में छुपा हुआ था। बिकॉज इट अलाउज नेचर टू रेप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल थ्रू द नेचुरल प्रोसेसेस, ड्यू टू दिस स्लैश एंड बर्न सिस्टम कॉस्ट लो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये एक रीजन था इसका। अगला है लास्ट क्वेश्चन हमारा कि स्लैश एंड बर्न के 2 फीचर्स बता दीजिए हमें बहुत बेहतरीन तरीके से। तो हम पहला देखेंगे इसके अंदर, फार्मर डज नॉट रिक्वायर एनी फर्टिलाइजर्स और अदर मॉडर्न इनपुट्स। उनको कोई भी फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं पड़ती है और कोई भी इनपुट्स वगैरह मॉडर्न जो कहते हैं ना सीड्स की जरूरत नहीं पड़ती है। वो नॉर्मली पुरानी जो चीज़ों से ही इसमें स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को वर्किंग कर सकते हैं। देन सेकेंड पॉइंट है हमारा, इट अलाउस नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेस। जो मिट्टी की उर्वरकता है, जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को मेंटेन कर सकती है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के थ्रू। ठीक है, तो ये अपना पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखेंगे हमारा, अब हमारा एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आया है, एक पैराग्राफ आया है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्निर्माण कमीशन। इसके अंदर हम देखेंगे कि एक रिपोर्ट आई थी, उसके बिहाफ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठाएंगे हम, व्हाट प्रॉमिस डिड गांधी जी मेक टू हिज फॉलोअर्स। गांधी जी ने पहली क्या वादा किया था अपने फॉलोअर्स को, अपने अनुयायियों के साथ में। तो हम देखेंगे जरा इसके अंदर, व्हेन फ्रीडम केम द न्यू नेचर वुड बी बेस्ड ऑन अ नीच सेट ऑफ प्रोविंसेस, दिस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज। एक देश बनेगा, उसमें अलग अलग प्रांतों के अंदर जो प्रांत बनेंगे, राज्य बनेंगे, वो भाषाई आधार पर होंगे। तो ये एक पहला प्रॉमिस था इनका, गांधी जी ने उनको फुलफिल किया। अगला देखेंगे हम, हाउ डिड लैंग्वेज स्ट्रेंथन द यूनिटी ऑफ इंडिया। बिकॉज एक इंडिया के अंदर वेरियस टाइप की यूनिटी रहेगी, किस बिहाफ पर रहेगी, डिफरेंट टाइप के लोग रहेंगे और वहां पर उनके द्वारा लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म आएगा। लिंग्विस्टिक कह सकते हैं हम, एक डायमेंशन क्रिएट होगा उसके अंदर प्रॉपर तरीके से, मतलब अलग अलग लोग वहां पे लैंग्वेज यूज करेंगे तो एक यूनिटी एस्टेब्लिश होगी। तो इसका आंसर है, बाय यूजिंग वेरियस लैंग्वेजेस लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैव हेल्प टू स्ट्रेंथन द यूनिटी ऑफ इंडिया। ओके, मेंशन द नेम्स ऑफ मेजर लैंग्वेजेस ऑफ केरला एंड आंध्र प्रदेश। केरल और आंध्र प्रदेश में जो मेजर लैंग्वेज बोली जाती हैं, केरला में आप जानते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आया है। केरला में बेटा मलयालम, जिसको मलयाली पीपल बोलते हैं, वहाँ पे मलयालम बोली जाती है और इंग्लिश का ज़्यादा डोमिनेंसी है वहाँ पर। और हम देखेंगे आंध्र प्रदेश में तेलुगु लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये अपना हो गया नेक्स्ट पूरा। अब देखेंगे हम ये मैपिंग के रिगार्डिंग आए हैं। तो मैपिंग में आपको बताएंगे द प्लेस वेयर द सीजन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड। एक जगह बताइए जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस दिसंबर में हुआ था, वो कहां पर हुआ था हम देखेंगे, वो हुआ था नागपुर में। उसको हम मैप में रिप्रेजेंट करेंगे। अगला है, सिंपल सा क्वेश्चन है, द प्लेस वेयर महात्मा गांधी स्टार्टेड सत्याग्रह फॉर इंडिगो पीजेंट्स। सीधी सी बात है, नील आंदोलन हुआ था तो महात्मा गांधी जी गए थे चंपारण में वहां पर रामचंद्र शुक्ल जी से मिले थे और उन्होंने वहां पर चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये दोनों आप कर सकते हैं। अब इसको मैं मैप में रिप्रेजेंट कराऊंगा। ठीक है, देखिए, लीडिंग स्टेट इन प्रोडक्शन ऑफ राइस। हमें इंडिया का एक लीडिंग स्टेट बताना है जो राइस के मामले में सबसे नंबर 1 पे आता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आप जानते हैं कि वेस्ट बंगाल है जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लीडिंग स्टेट है राइस प्रोडक्शन के अंदर। सेकंड है हमारा, कोल माइंस लोकेटेड इन तमिलनाडु, नेवेली के अंदर है। थर्ड है हमारा, मेजर सी पोर्ट इन कर्नाटका, जैसे न्यू मैंगलोर पोर्ट हो गया, वो मैं आपको मैप में रिप्रेजेंट करूंगा। ऑयल फील्ड लोकेटेड कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। तो मैं आपको इस मैप के अंदर सब चीज़ें बताता हूँ बेटा। जो हमारा पहला INC अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कहाँ पर हुआ था, दिसंबर में हुआ था, वो 1929 के अंदर नागपुर के अंदर हुआ था। सेकंड है हमारा, जो चंपारण रिवॉल्यूशन हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा, महात्मा गांधी वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पर नील की खेती जबरदस्ती कराई जाती थी किसानों के द्वारा, उनका उन्होंने विरोध किया था वहाँ पे जाके। ठीक है, और ये चंपारण का एक आपके सामने ये अगला है हमारा, सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है पर्टिकुलरली, देखिए वेस्ट बंगाल में होता है। वेस्ट बंगाल में क्योंकि राइस के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि राइस एक ह्यूमिड क्लाइमेट एकदम ह्यूमिड चाहिए होता है उसको, और एकदम तेज़ गर्मी चाहिए होती है, और इसकी राइस की बहुत सारी वेराइटीज़ भी यहाँ पर पाई जाती हैं। तो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और साउथ के जितने भी रीजन्स हैं, यहाँ पर राइस का प्रोडक्शन बहुत होता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वेस्ट बंगाल आएगा। नेक्स्ट है हमारा कोल माइंस। कोल माइंस के बारे में बात करेंगे बेटा।
तमिलनाडु में नेवेली जो कोल माइंस है, बहुत इंपॉर्टेंट कोल माइंस है, तो ये आपके सामने रिप्रेजेंट मैंने करी है नेवेली। नेक्स्ट है हमारा कि कर्नाटका का एक सिंगल सा पोर्ट बताओ। पोर्ट मतलब काम आते हैं हम जहाँ से अपने ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं बाय इनपुट एंड आउटपुट, मतलब यहाँ से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को, गुड्स को, सर्विसेज को। तो ये पोर्ट्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। और पोर्ट्स के अंदर बात करेंगे हम सबसे पहले तो न्यू मैंगलोर पोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये बहुत बड़ा पोर्ट है। उसके बाद आसपास आप देख सकते हैं मुंबई का नावा शेवा हो गया और एन्नूर हो गया केरला का, ठीक है। तो ये सारे पोर्ट हैं न्यू मैंगलोर पोर्ट। अगला है हमारा जो इंपॉर्टेंट है लास्ट हमारा ऑयल फील्ड लोकेटेड इन महाराष्ट्र। ऑयल फील्ड सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग हो जाती है यहाँ पर महाराष्ट्र के पास में नियरेस्ट यहाँ पर मुंबई हाई फील्ड। मुंबई हाई फील्ड में हमारी ONGC कंपनी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन कंपनी यहाँ पर वर्क करती है और यहाँ से जितना भी ऑयल एक्सट्रैक्ट होके और रिफाइनरीज के अंदर डिफरेंट रिफाइनरीज में ऑयल प्रोसेसिंग होके साथ के साथ में इसके बाई प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे पैराफिन वैक्स हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से जितनी भी इंपॉर्टेंट जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, बरौनी हो गया, मथुरा हो गया, डिगबोई हो गया, है ना, असम के अंदर, तो यहाँ पर ऑयल का प्रोसेसिंग होता है और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आई होप दैट हमारा सेशन आपको अच्छा लगा होगा और कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।